एक्सरसाइज 2.4 करवा दिया था मैंने, एग्जाम्पल नंबर 15 भी करवा दिया। एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 4 was your splitting of middle term, और क्वेश्चन नंबर 5 फैक्टराइज यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। उसका मैं एक क्वेश्चन करवाती हूँ आपको, ठीक है, दोबारा से। सानवी किस में प्रॉब्लम आई थी बच्चे? हिट एंड ट्रायल वाले में। चलो एक क्वेश्चन हिट एंड ट्रायल में करते हैं। मैंने आपको जो होमवर्क दिया था वो हुआ था? हाँ, डिवाइड नहीं हो रही, ठीक है। चलो कोई भी क्वेश्चन लेती हूँ, लेट मी टेक इट। 2x³ + 3x² - 9x - 10। आपको क्वेश्चन पता क्या आएगा? बस लिखा होगा मोटा मोटा ऐसे करके फैक्टराइज, और कुछ नहीं। अब खुद से आपको सोचना है फैक्टराइज करना कैसे है। तो मैं सारे अपने फॉर्मूलाज जो अब तक पढ़े हैं वो सब रिवाइज करूंगी। आई ट्राई माई ग्रुपिंग मेथड, माई टेकिंग कॉमन, कुछ भी ट्राई करूंगी। एंड उसके बाद आई विल सी फॉर 2 मिनट्स, आई विल स्ट्रॉन्ग माई ब्रेन कि इसमें कुछ होता है कि नहीं होता। 2x³ + 3x² - 9x - 10 कुछ नहीं बन रहा ना, है ना? तो इसका मतलब मुझे अगर इसे फैक्टराइज करने को कहा है तो अल्टीमेटली सिर्फ एक ही मेथड रहता है, वो है हिट एंड ट्रायल। तो इसमें हम करेंगे लेट या पुट x = 1, पुट x = 1 इन p of x। तो p of 1 आपके पास आ गया 2 + 3 - 9 - 10, नहीं आया, छोड़ दिया। पुट x as -1, समझ में आ रहा है मैं क्या कर रही हूँ? -2 + 3 + 9 - 10 बना, कुछ बन गया ना? -12 + 12 = 0, है ना? तो इसका मतलब बाय फैक्टर थ्योरम x + 1 is a factor of p of x। समझ में आ गया, है ना? तो अब हमें क्या करना है? 2x³ + 3x² - 9x - 10 को x + 1 से डिवाइड करना है। क्लियर हो गया? पॉलिनोमियल्स के डिवीजन में और नंबर्स के डिवीजन में क्या फर्क है अब तक? यहाँ तक क्लियर है? बाय फैक्टर थ्योरम x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ p of x। यहाँ तक हमें क्लियर हो गया है? कोई डाउट्स यहाँ तक कुछ ना समझ में आया हो? आर भी क्लियर है? ठीक है, देखो ये हमारे पास है 2x³, समझ में आ गया? और जो हमारा डिवाइजर है उसमें वेरिएबल जो है वो है x। तो पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे? आपका जो फर्स्ट टर्म है ना, इसको ऑर्डर में रखना है हमेशा। फर्स्ट टर्म है 2x³, इसको डिवाइड कर दो x से। क्या बना आपके पास ये पूरा डिवाइड करके? 2x²। तो आपका फर्स्ट कोशेंट का टर्म हो जाएगा, कोशेंट की फर्स्ट टर्म हो जाएगी 2x²। तो मैंने x को 2x² से किया तो ये आ गया 2x³। फिर ये +1 को भी 2x² से करेंगे तो आ जाएगा 2x²। अब क्योंकि डिवीजन का मतलब क्या होता है, अगर डिवीजन का डिक्शनरी मीनिंग देखोगे ना और मल्टीप्लिकेशन का डिक्शनरी मीनिंग देखोगे, तो मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेड एडिशन एंड डिवीजन इज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। जिसको अगर एज अ चाइल्ड मुझे समझाना होता था या मैंने देखा था किसी बुक्स में ना, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कैसे कि आपके पास 216 टॉफीज है एंड देयर इज अ बर्थडे पार्टी, तो आपको इसके पैकेट्स बनाने हैं एंड योर मॉम हैज सेड दैट पुट 10 टॉफीज इन ईच पैक। 10 टॉफीज आपको रखनी है 1 पैकेट में। तो आपको कितने पैकेट्स बन जाएंगे, कितने फ्रेंड्स को आप दे सकते हो, हाउ मेनी पैकेट्स विल बी देयर विद यू इन द एंड। तो इसमें हम क्या करते हैं कि आपने कहा, आपने 216 टॉफीज रखी, 10 उसमें से ली, you are left with 206, so now you have 1 packet। seriously it was explained like this, this video थी ये कैसी, उसने कहा now you have 1 packet and 206 topics। so now you ask the child again, can you make 1 more packet? so he'll say yes I can make 1 more packet। उसने एक 10 topics का, now you have 2 packets। तो हम डिविजन जब करते हैं तो वो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन है, जिसका मतलब है कि मैंने 216 में से 21 टाइम्स 10 को सब्ट्रैक्ट किया। समझ में आया? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन क्या हुई
कि मैंने 216 में से 21 टाइम्स 10 को सब्ट्रैक्ट किया, तो ये 21 टाइम्स जो होता है ये क्या बन जाता है हमारा कोशेंट। तो इसी तरह से पॉलिनोमियल में मैंने 2x स्क्वायर टाइम्स x प्लस 1 को सब्ट्रैक्ट किया, 2x स्क्वायर टाइम्स x प्लस 1 को सब्ट्रैक्ट किया। अब माइनस कॉरेस्पॉन्डिंगली होता है, जैसे कि मैंने 216 में से जब 210 को माइनस किया तो यूनिट्स प्लेस यूनिट से माइनस हुई, टेंस प्लेस 10 से माइनस हुई, तो ऐसे ही ये टर्म बाय टर्म माइनस होगा। क्यूब की टर्म क्यूब के पास जाएगी, स्क्वायर की टर्म स्क्वायर के पास जाएगी, ये दोनों सेम है, ये कैंसिल हो गए। यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस या प्लस, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि प्लस का साइन बड़ा है, माइनस 2 है प्लस 3 है। तो अब ये सिंपल हमारी सब्ट्रैक्शन जो हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में करते थे, प्लस का साइन यहाँ आ जाएगा, माइनस 9x माइनस 10। अब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या है x, तो अब मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी x से, ताकि वो क्या बन जाए एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस माइनस। अब बताओ साइन क्या होगा, माइनस 9x माइनस x क्या बन गया माइनस 10x माइनस 10। सो नाउ आई विल सब्ट्रैक्ट माइनस 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये साइन चेंज, दोनों की दोनों कैंसिल होती है टर्म्स, रिमाइंडर इज 0। समझ में आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ, यहां तक लिख लिया सबने, लिख लिया हमने ये। अब आते हैं पी एक्स, पी ऑफ एक्स आपने लिखा था 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 10, इसको मैंने अब लिख दिया x प्लस 1 इंटू 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 10, यही बना है ना बच्चे, यही है कि नहीं, है ना, 2x स्क्वायर प्लस x है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 10। समझ में आ गया, यहां तक कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं समझ में आया हो, क्लियर इतना। तो अब आप इसको फैक्टराइज करते हो, जो अब आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आएगा ये फैक्टराइज होगा ही होगा, स्प्लिटिंग से होगा मोस्ट ऑफ द टाइम्स, या फिर कोई आपका परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाए। ठीक हो गया, क्या बनते हैं फैक्टर्स इसके 4 and 5, 5 and 4, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 10, तो ये आ गया x प्लस 1, यहाँ से x कॉमन 2x प्लस 5 माइनस 2 कॉमन 2x प्लस 5, तो ये बन जाएगा x प्लस 1 x माइनस 2 2x प्लस 5। तीन फैक्टर्स ये हमारे बन गए। समझ में आ गया सानवी। अब ये ऐसे बाकी सभी क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो आपका ये क्वाड्रेटिक बनेगा ये सॉल्व होगा बाय स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। समझ में आ गया, ये स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से ही सॉल्व होगा 95% करीब, 5% होगा कोई फॉर्मूला लग गया x स्क्वायर माइनस 1 बन गया या कुछ परफेक्ट स्क्वायर बनकर आ गया, पर वो भी हमें पता है स्प्लिटिंग से हो सकता है। क्लियर हो गया इतना। चलो बुक के क्वेश्चंस में से अब आपकी सिर्फ लास्ट वाली एक्सरसाइज रहती है, इसमें कुछ जो रहता हो करने वाला। एग्जाम्पल नंबर 18 देखो, मैंने करवा दी थे शायद ये, एग्जाम्पल 16, एग्जाम्पल 18, एग्जाम्पल 19। कैन यू सॉल्व दीज एग्जाम्पल्स, कर सकते हो ना खुद, एज होमवर्क लेकर ये सॉल्व कर लेना। 19, 20, 21, 21 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपका ऐसा वाला क्वेश्चन आपके पेपर में आता ही है जहां पे फैक्टराइज करना हो, क्योंकि हमें माइनस वाली टर्म्स भी साथ लेनी है। ठीक है, इसमें हमें माइनस वाली टर्म्स भी साथ लेनी है, अब तुमने गलत नहीं करना है इस क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 21, देन सी 22, फाइंड द क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। कहीं ना कहीं मैंने करवाए होंगे ये सारे क्वेश्चन। आप 23, evaluate using each of the following using suitable identities। कर सकते हो। 104 को क्या लिखोगे 100 प्लस 4 का होल क्यूब, फिर फॉर्मूला लगा दोगे इस पे। ठीक है, ऐसे ही 999 का होल क्यूब हम क्या लिखेंगे 1000 माइनस 1,
बस इसमें जीरोस का ध्यान रखना है आपको, मल्टीप्लाई नहीं करना, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है इवैल्यूएट यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज। तो अगर आपने इसको मल्टीप्लाई करके, वहां बहुत फ्री बैठे हो, कुछ नहीं आता पेपर में, आपने तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, कैसे? ऐसे पहले ही आपने स्क्वायर निकाला, फिर जो आंसर आया उसको मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दिया। अगर आप ये करते हो, आपने शायद सही किया है, फिर भी गलत कर सकती हैं, टीचर आपको 0 दे सकती है, क्योंकि लिखा हुआ है इवैल्यूएट यूजिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। आपको वैल्यू एल्जेब्रिक आइडेंटिटी का यूज करके ही निकालना। समझ में आ गया? तो इसलिए ये सभी फॉलो करना, वहां पे प्लीज मल्टीप्लाई मत करना। वैसे भी मैं कहूंगी इतनी लंबी कैलकुलेशन में गलती होती है ना। चलो एग्जाम्पल नंबर 24 करवाया क्लास में मैंने। क्या बनेगा देखो, 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस 36x स्क्वायर y प्लस 54xy स्क्वायर। इसमें सिर्फ 15th और 16th रहते हैं मुझे करवाने वाले आपको। देखो ये फॉर्मूला कौन सा बनता है, इसमें सिर्फ 2 क्यूब्स दिए हुए हैं, 2x क्यूब प्लस 3y का होल क्यूब। बाकी में ना देखो x स्क्वायर y एक्स वाई स्क्वायर। तो अगर मैं कोशिश करूं इसमें से 18 कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, y कॉमन आ जाएगा, रह क्या जाएगा यहाँ पे 2x और 3y। समझ में आया? सो 3 इंटू 2x इंटू 3y। मैं इसे सिर्फ ब्रेक करके ये देख रही हूं कि क्या किसी फॉर्मूला की एक्सपैंडेड फॉर्म है ये। तो आपको लगता है किसी फॉर्मूला की एक्सपैंडेड फॉर्म है? कौन से वाला? a प्लस बी होल क्यूब, याद आ गया ना? जिसमें a क्या होगा 2x, b क्या होगा 3y। तो ये देखो ना 3ab प्लस b। समझ में आ गया कि ये जो मेरा मेन एक फॉर्मूला था उसमें नंबर्स चेंज हो गए, लेकिन उसी फॉर्म में आ गया। तो आप इसमें लिखते हो यूजिंग a प्लस बी होल क्यूब। इतनी नींद लक्षित, a क्यूब प्लस b क्यूब। इतनी नींद क्या हो गया? हाँ कुछ नहीं, कुछ तो हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से अब आप इसको सॉल्व करोगे, क्या बन जाएगा फैक्टराइज करके? दिस इज 2x प्लस 3y का, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 3y का होल क्यूब। ले लो, सच में नींद खुल जाएगी। मैंने कहा था अपनी वाटर बॉटल्स कैरी किया करो। दिस इज नॉट योर, समटाइम्स योर नींद बिल्कुल भी नहीं आती है, आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है और कुछ नहीं होता। ठीक है, या इतना बोरिंग होता है काम कि कुछ नहीं करता, तो फिर थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट होता है, अलर्ट होता है और कुछ नहीं। 2x प्लस 3y का होल क्यूब। और इसको प्लीज आप लास्ट में ऐसे ही लिख कर आना, टीचर्स उसमें मार्क्स कम कट करती है और वो जायज भी है, क्योंकि आपको फैक्टराइज्ड फॉर्म लिखनी है। तीनों सेम फैक्टर्स है, तीनों को ऐसे लिख कर आओ। समझ में आ गया? अगर आप इस पूरी एक्सरसाइज को चेक करोगे 2.5, मैंने कहीं ना कहीं आपको थोड़ी बहुत करवाई ही है। कुछ ना कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको आई थिंक 6 तक तो मैंने करवाई दिए थे क्लास में। क्वेश्चंस करवाए थे कि नहीं? चेक करके एक बार खुद ट्राई करना, है ना। आफ्टर सम टाइम, 1-2 दिन तक आप इसको पूरा रिवाइज कर लो। कल तो नहीं करोगे मुझे पता है, तो मंडे को इसको डिस्कस कर लेंगे और मंडे को नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा अब हमें करना है इसमें सिर्फ एक चीज, क्वेश्चन नंबर 12 है ना। आपको एक फॉर्मूला करवाया था लास्ट में आकर, उसके ना 2 फैक्टराइज्ड फॉर्म्स होती हैं, लिख लो इसको। याद है ये फॉर्मूला करवाया था x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz, लास्ट में आकर करवाया था ना? याद नहीं, कोई बात नहीं। चलो ये फॉर्मूला करवाया था ना, लिखो इसको। इसकी फैक्टराइज्ड फॉर्म थी x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये इसकी फैक्टराइज्ड फॉर्म होती है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू। अब इसी में से ना हम टर्म्स को रीअरेंज करके, वो कैसे वो मैं अभी नहीं बता रही हूँ, बहुत ज्यादा कुछ हो जाएगा प्रोसेस करना, उसमें मत घूमो। इसी चीज को हम रीअरेंज करते हैं मेनली आपके इस वाले को,
इसको रीअरेंज करके ये फॉर्मूला क्या बन जाता है, एक इसके आगे हाफ आ जाता है, x प्लस वाई प्लस जेड ऐसे ही हो जाएगा, और ये बन जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर, y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का। ठीक है, दोनों एक ही फॉर्म है, कुछ नहीं किया, मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, आपके a प्लस बी होल a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूलाज बन। तो इसी का ये एक्सपेंडेड, आपको वेरिफिकेशन है कि कैसे बना वो नहीं है, आपको ये दोनों ही चीजें याद करनी। और आपका क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है वेरीफाई कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू दिस। तो आप लोगे x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, z की वैल्यू 3, बस इसको वेरीफाई करने के लिए कहा है, तो आप वेरीफाई कर। वेरीफाई का मतलब ये होता है कि कोई एक वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है, और नहीं तो z को -1 दे दो, ये लो, और कैलकुलेशन आसान हो जाएंगी। क्यूब में हमें 27 लेना ही नहीं होगा। समझ में आ गया इतना हमें? ये आपका फॉर्मूला कैसे बना वो बताऊं, किस याद कर लोगे अभी, बताओ कैसे बना, बताओ। हाँ, कुछ नहीं, सिंपल सा था, देखो x प्लस वाई प्लस जेड है इक्वल टू, यहाँ पर है ये x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स। हुआ क्या, आपके पास x स्क्वायर वाई स्क्वायर दिखता है ना, तो साथ में आप 2xy ढूंढते हो, मैम ये तो फॉर्मूला बन गया, या प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई को ही देखते हो, फॉर्मूला प्लस 2xy या -2 के साथ होता है। तो मैंने क्या किया, इसमें हर एक टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर, कि अगर इसमें 2xy होता, 2yz होता, 2zx होता, तो ये फॉर्मूला बन जाता। तो मैंने सारी टर्म्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और साथ के साथ 2 से डिवाइड कर दिया, ताकि वो 2 का इफेक्ट खत्म हो जाए। करते क्या थे हम लोग, मतलब इसको इस तरह से भी सी, मैंने यहां लिखा 2/2 x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। फिर इस 2 को मैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में लिख, तो ये हो गया हाफ x प्लस वाई प्लस जेड, लिख लो साथ साथ 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। इनको बोलते हैं साइक्लिक एक्सप्रेशंस, आपने वो नहीं सीखी हुई, राइट? वी हैड अ फुल फ्लेज चैप्टर इन 10th जिसमें हम इनको फैक्टराइज करते थे। साइक्लिक एक्सप्रेशंस होते हैं कि साइकिल की तरह चलते हैं, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर आया, फिर xy yz zx तीनों ही नेगेटिव में है ना, एक तरह से साइकिल में चल रहे हैं। जैसे मैंने x माइनस वाई लिखा, फिर मैंने y माइनस जेड लिखा, फिर मैंने z माइनस एक्स लिखा, x माइनस जेड नहीं लिखा, ठीक है। अब क्या हुआ इसको, अब मैंने क्या किया, x प्लस वाई प्लस जेड तो था यहाँ पर, इस x स्क्वायर को लिख लिया x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। समझ में आ गया? एक्स स्क्वायर को ब्रेक किया 2 में, ये क्यों किया? अब आप क्या करोगे, देखो मैंने ये x लिया, ये y लिया और ये 2xy लिया, एक फॉर्मूला बन गया। समझ में आ गया? फिर मैंने ये x लिया और ये z लिया और माइनस 2zx कर दिया। समझ में आ गया? प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2zx। फिर मैंने ये y लिया, z लिया और माइनस 2zx माइनस 2yz, तो प्लस y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2y। बन गए तीनों फॉर्मूलास। दिस इज x माइनस वाई होल स्क्वायर, z माइनस एक्स लिख लिया बिकॉज साइक्लिक एक्सप्रेशंस होते हैं ये, और ये y माइनस। समझ में आ गया अभी? तो ये हमारे पास बन जाएगा x माइनस वाई होल स्क्वायर, z माइनस एक्स लिखूंगी क्योंकि ये साइक्लिक एक्सप्रेशंस होते हैं, और ये है y माइनस जेड होल स्क्वायर। ठीक है, बाकी तो टर्म सेम रही है। समझ में आ गया इतना हमें? यहां तक कोई कंफ्यूजन? तो ये सिर्फ आपका वेरिफिकेशन है। अब आओ जो हमें करना है वो है क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16।
इसके बाद मैं आपको करवाऊंगी मिरर इमेज। करवाऊं क्वेश्चन 15 13 कैसे करना है इसको देखो। तुम लिखोगे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0, शो दैट x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xy। ठीक है, तो आप लिखोगे x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। समझ में आ गया कैसे करना है? मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा कोई और होगा। ठीक है, एक मिनट। है ना, आपके पास ये फॉर्मूला आ गया। तो अब तुम्हें क्या कह दिया, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, तो यू विल पुट 0 है। क्या बन जाएगा, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू टाइम्स प्रूफ। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 करो। एक मिनट दो मुझे। क्या बात है? 15 में ना, चलो question number 15 it says
give the possible expressions for length and breadth of each of the following rectangles in which their areas are given. आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल एक एक्सप्रेशन फॉर्म में दिया हुआ है 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12 एरिया इस फॉर्म में दिया। ठीक है, आपको पता है कि अगर ये रेक्टेंगल का एरिया है तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होगा कि नहीं, है ना। तो आपको कहते हैं कि बताओ इसमें से लेंथ और ब्रेड्थ क्या हो सकती है। आपको ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिख रहा है ना। तो मुझे इसे क्या करना है, फैक्टराइज। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूँ कि किसी रेक्टेंगल का एरिया 20 है तो उसकी लेंथ और ब्रेड्थ क्या हो सकती है, 5 4 बोला ना, 10 और 2 भी हो सकती है, 1 और 20 भी हो सकती है। तो आपके पास आंसर्स कहाँ से आए, आपने 20 को क्या किया, फैक्टराइज। अच्छा आपने ये क्यों नहीं कहा कि मैम ये भी तो हो सकता है, इफ इट इज 10/4 into 8, 10/4 into 8 भी तो हो सकता है ना। सो वी हैव मल्टीपल पॉसिबिलिटीज। जो ड्राइंग रूम में है, मैंने यहाँ रखा है ना, स्टेयर्स पे रखा है, स्टेयर्स की रेलिंग पे रख के गई हूँ। 10/4 into 8, राइट। तो यहाँ से मेरे पास आ गया द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल कुड बी 20 स्क्वायर मीटर्स। तो अब हमें क्या करना है, अगर हमें एरिया निकालना है तो वही चीज हम पॉलिनॉमियल्स में करेंगे। हम इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज। मतलब उसने क्वेश्चन में कहा नहीं फैक्टराइज करो, वो हमें खुद सोचना है और फिर हमें खुद मेथड देखना है कौन से मेथड से फैक्टराइज होगा। तो मुझे 25a स्क्वायर तो दिखा परफेक्ट स्क्वायर, मुझे लगा कि शायद परफेक्ट स्क्वायर बनता है, लेकिन उसके साथ में ना ये वाली टर्म में परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 12 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो अब मैं सोचूंगी ये क्यूबिक, ये क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है, splitting of middle term. This is one thing that we guess or we try to figure out using multiple formulas, और सोचते हैं मेथड्स के साथ की ग्रुपिंग होती है, कॉमन निकलता है, किस वे से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो मुझे समझ में आया कि इसे स्प्लिटिंग से करेंगे। ये किसी को बहुत जल्दी समझ में आता है, कोई टाइम लेता है तो इट्स ओके फाइन, बट अराइव एट द सॉल्यूशन समझो हमने स्प्लिटिंग क्यों की, क्योंकि कोई स्क्वायर नहीं लग रहा है ना। मैंने इसमें 5a स्क्वायर देखा, लेकिन मुझे आज तक नहीं सिखाया मैंने आपको कि इसको 12 का स्क्वायर रूट लेकर फिर स्क्वायर करो, उसको स्प्लिट नहीं कर सकते। तो अगर आपका कोई ग्रुपिंग नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो द ओनली थिंग आई कैन ट्राई इज स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, 25 और 12 को हम करते हैं मल्टीप्लाई। याद आया, कोई बात नहीं, ओके, तुमने मतलब सही कहा था। हाँ जी, स्प्लिटिंग किया 25 एंड 12। अब इसको फैक्टराइज कर लो, 5 into 5 into 4 into 3। देखो फैक्टर्स बन गए आपके, बन गए। नॉर्मल स्प्लिटिंग कौन सी होती है, तो वही तो किया है, उसके फैक्टर्स निकालोगे, मल्टीप्लाई करोगे क्यों, फिर से फैक्टराइज करना ही है, तो मल्टीप्लाई करके कर भी क्या लोगे, 300 बन गया। हाँ जी, बना लो 300 के फैक्टर्स, मल्टीप्लाई करके 300 ही निकाला ना, उससे क्या हो गया, अल्टीमेटली 300 को भी तो फैक्टराइज ही करना है ना, तो फिर उसमें टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो कि 300 निकालो, डायरेक्टली 25 into 12 को किया, बन गए फैक्टर्स। हेलो, तो ये हमारे पास क्या फैक्टर्स बनकर आ गए, -20 एंड -15। समझ में आ गया। आफ्टर यू फैक्टराइज इट, उसको मल्टीप्लाई करके भी देखो, आपके पास जो फैक्टर्स बने, देखो ये प्रैक्टिस के साथ ही आता है। आपको हो कि एक दिन में मैंने आज करवा दिया तो आपको समझ में आ गया, आप उसको घर जाकर, आई वाज कंपाइलिंग लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस जो मैंने आपको क्लास में करवाए हैं, स्प्लिटिंग के, अकेले स्प्लिटिंग के मैंने आपको 30 क्वेश्चंस करवाए हैं। क्लास की पूरी रिकॉर्डिंग चेक करके मैंने जब लिस्ट बनाई है 30 क्वेश्चंस, इनको रिवाइज करोगे। इन 30 के अलावा आपको ना कि कोई और आता है तो वो इन 30 को प्रैक्टिस करके ही आपको सारे फैक्टर्स बने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। बट आपकी प्रैक्टिस अपनी सेल्फ स्टडी आपके अपने हाथ में है।
कहीं भी जाकर पढ़ोगे, कुछ भी करोगे, आपको सेल्फ स्टडी करनी ही है। ये मैंने आपको सिखा दिया, आपको वापस घर जाकर इसे पढ़ना ही पड़ेगा ताकि मैथ्स थोड़ी अच्छी हो, समझ में आए उसका। अब हमारे ब्रेन हमें बताए कि कैसे करना। तो यहाँ से ये हमने 5a कॉमन लिया, तो ये आ जाएगा 5a माइनस 4 माइनस 3 कॉमन लिया, 5a माइनस 4, 5a माइनस 3, 5a माइनस 4। तो जो ये एरिया है इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आ रहा था, तो लेंथ क्या होगी और ब्रेड्थ क्या होगी? लेंथ क्या होगी? 5a माइनस 3। वाई नॉट 5a माइनस 4? क्योंकि लेंथ बड़ी होती है, यूजुअली लेंथ को हम बड़ा मानते हैं रेक्टेंगल की, तो 5a माइनस 3 बड़ा है 5a माइनस 4 से। समझ में आ गया? So length is 5a minus 3 units, breadth is 5a minus 4 units. अब ऐसे ही नेक्स्ट करो, देखो आपको दूसरा भी एक बॉक्स बनाकर दिया हुआ है, 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12। कर लिया बच्चे? आगे करूँ ना बी पार्ट इसका? एरिया आपको दिया हुआ है 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12। तो अब मैं किसको मल्टीप्लाई करूंगी? 35 एंड 12 माइनस है, मुझे पता लग जाएगा। अब मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं करती, मैं सिर्फ इसको फैक्टराइज कर रही हूँ और फैक्टराइज करके चेक करती हूँ कि क्या मेरे पास आंसर आता है। हाँ जी, आ गया। सिर्फ देखना है 35 और 12 नहीं आया डिफरेंस 13 का। देन आई विल चेक 7 into 3 is 21, 5 into 4 is 20, नहीं बना। और क्या चेक करूँ? 7 4s are 28, 5 3s are 15, बन गया। दिस इज हाउ आई चेक। ये आपका ब्रेन तभी वर्क करता है जब आप इसको रैंडमली चेक करोगे। इस पर 10-15 मिनट आपको रोज के लगाने पड़ेंगे, एक एक क्वेश्चन पर फैक्टराइज खुद से सोचने पर। 7y कॉमन लिया, 5y प्लस 4 माइनस 3 कॉमन लिया, 5y प्लस 4। तो 7y माइनस 3, 5y प्लस 4। तो इसमें व्हाट इज लेंथ, व्हाट इज ब्रेड्थ? लेंथ को क्या लेंगे? 7y माइनस 3 की 5y प्लस 4। अगर मैं 1 लेती हूँ तो 9 बनता है, ये 4 बन जाता है। अगर 2 लूंगी y की वैल्यू को, और हमने पहले वाले को फिर किया है ना, तो इसमें आई विल टेक लेंथ या पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर लेंथ एंड ब्रेड्थ। इनको हम डिफरेंशिएट ना करें, वैसे भी 7y माइनस 3 बड़ा है 5y प्लस 4, 5y प्लस 4। 1 पुट करो और कुछ करो पुट, 0 भी पुट कर लो, तब भी 5y माइनस प्लस 4 बड़ा आ रहा है। माइनस 1 पुट करोगे तब भी वही बड़ा आएगा। 5 पुट कर लो, 1 आ रहा है तो 5 भी आ जाएगा। 35 माइनस 3 कितना होगा? 32। 25 प्लस 4 29। ठीक है ना? तो अब हम क्या करें? कुछ इसमें डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। सो द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर लेंथ एंड ब्रेड्थ, फॉर लेंथ एंड ब्रेड्थ, इट विल बी इक्वल टू, आप इसमें मतलब ऑर्डर मत लिखो, रिस्पेक्टिवली मत लिखो, r 7y माइनस 3 एंड 5y प्लस 4। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। What are the possible expressions for the dimensions of cuboid whose volumes are given below? आपको वॉल्यूम दिया हुआ है क्यूबॉइड का। अच्छा, वॉल्यूम होता क्या है क्यूबॉइड का? लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, मतलब 3 नंबर्स को आपने मल्टीप्लाई किया होगा। तो यहां से मैं इसको फैक्टराइज करूं तभी होगा। सो आई टेक 3x कॉमन, क्या आ जाएगा? x स्क्वायर x minus 4. So the possible expressions are 3x x minus 4. क्लियर हो गया?
ऐसे अब सेकेंड पार्ट है 12k/² प्लस 8k/ माइनस 20k। पहले तो थ्रू आउट में क्या कॉमन ले सकती हूँ, 4k। पहले मुझे k दिख रहा है, फिर 4, तो 3y² प्लस 2y माइनस 5, 4k इंटू 3y² प्लस 2y माइनस 5। ये समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4k यहाँ पर, सो स्प्लिटिंग में लेता हूँ, 3y² फैक्टर्स क्या बनेंगे, प्लस 5y माइनस 3y माइनस 5, तो 4k y इंटू 3y प्लस 5 माइनस 1 इंटू 3y प्लस 5। तो ये हमारे पास आ गया 4k y माइनस 1 3y प्लस 5। The possible expressions are 4k y minus 1 3y plus 5 respectively। मतलब लेंथ ये है, ब्रेड्थ ये है, हाइट ये है। क्लियर हो गया इतना? ठीक है। अब जो हमें करना है कोऑर्डिनेट का मिरर इमेज लिखो। आपको भी नहीं करवाया ना, आपको करवा दिया था मैंने जब आपका पेपर था। ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अब हमें करना है मिरर इमेज। मिरर इमेज होती क्या है, या जिसे हम रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। इमेजिन योरसेल्फ स्टैंडिंग बिफोर अ मिरर। आपको अपना पूरा इमेज, पूरी रिफ्लेक्शन अपनी आपको अपने उसमें दिखती है। ठीक है। नाउ योर मिरर इज हियर। ये आपका मिरर यहाँ पर ऐसे प्लेस है। What happens if I stand very close to mirror? मैं यहाँ पर हूँ, अभी भी देखो मेरा डिस्टेंस जो है ना मिरर से इतना है, तो जो इमेज बनेगी वो क्या होगा, वो इतना ही डिस्टेंस ले जाकर यहाँ पर सेम टू सेम ऐसे इमेज को खड़ा कर देगी। यही होता है। आई मूव, अपनी फिंगर टेस्ट करना, अपनी फिंगर को इमेज के पास, मिरर के पास लेके जाना। अगर बिल्कुल लेकर बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट रखोगे, दिस इज माय मिरर, ऐसे रख दूंगी, प्लेस कर दूंगी, है ना, तो आपकी इमेज बिल्कुल पास में आएगी। जितना मैं फिंगर को दूर करूंगी, जितना यहाँ डिस्टेंस बन रहा है, आपका मिरर भी उतना ही डिस्टेंस दिखाएगा एक्चुअल में। समझ में आ गया? मिरर इमेज का मतलब क्या होता है, दैट इफ आई प्लेस एन ऑब्जेक्ट व्हिच इज लाइक क्लोज, तो इसकी इमेज भी यहीं पे बनेगी। इसको दूर लेके जाऊंगी तो जो हमारा मिरर है वो भी उतना ही सीन रिक्रिएट करके पूरा आपको दिखाएगा कि इतना यहाँ तक पहुंच गए। क्लियर हो गया? दिस इज व्हाट हैपेंस इन द मिरर इमेज। आप साइंस के स्टूडेंट्स भी हो, साथ साथ आपने किया होगा साइंस में भी, है ना, पूरा रिफ्लेक्शन का टॉपिक पूरा साइंस में कवर किया है। अब होता क्या है, मिरर इमेज को हम करते हैं कोऑर्डिनेट। आपने ये तो कहा कि इमेज बनी, मैं आपको कहती हूँ इमेज बनी कहाँ। मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा है, आपकी इमेज कहाँ जाकर बनेगी, राइट? तो अब उस चीज को, अब उस साइंस के टॉपिक को आप पोजिशंस दे रहे हो कि अगर यहाँ है तो यहाँ बनेगी, राइट? तो अब हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस में हमने सारे प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस के साथ। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। द इंटरसेक्शन पॉइंट वाज ओरिजिन। ये हमारी है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, एक्स डैश एंड वाई डैश। इतना क्लियर हो गया? और सेंटर पॉइंट हमारा ओरिजिन ही है। इतना भी क्लियर है? अब क्या हुआ, हम कहते हैं मैंने ऑब्जेक्ट रखा है, पॉइंट ले लो 3, 4। ऑब्जेक्ट इज एट दिस पॉइंट, दिस इज माय ऑब्जेक्ट। मैंने एक पेन लिया, एक पेन रखा, उसे पॉइंट 3, 4 पे रखा, ठीक है। और मिरर कहाँ प्लेस किया है, तो मिरर की प्लेसमेंट जो होती है, या तो वो एक्स एक्सिस है या फिर वो वाई एक्सिस, ठीक है। तो इसको मैं प्रॉपरली अब ड्रॉ करती हूँ, लाइक दिस। दिस इज माय वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। ये हमने ऑब्जेक्ट प्लेस किया 3, 4। अब हमारा मिरर है, लिखो एक्स एक्सिस। मिरर को ना यूजुअली ऐसे शो कर दिया जाता है कि मिरर एक्स एक्सिस है, दैट मींस
ये दूसरी साइड क्या शो करती है, जो ग्लास है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है ना। पीछे से अगर हम ये लाइन ड्रॉ कर देते हैं ना टिल्टेड में ऐसे 45 डिग्री के एंगल पर, तो दैट मीन्स कि वो टिल्टेड नहीं है, वो ठीक हो गया। तो अब हमारी जो इमेज है वो जाकर बनेगी कुछ इधर, ठीक है। आप 3-4 पे खड़े होकर इस मिरर को देख रहे हो, तो आपकी जो इमेज है वो यहाँ पर खड़ी हो, यहाँ पर कुछ बनेगी बिल्कुल उसके सामने पे, क्योंकि मिरर जो है वो एक्स एक्सिस है। किस पॉइंट पे बनेगी, सीधा सा लॉजिक इसका ये होता है दैट योर मिरर इज द सेंटर पॉइंट। जो मिरर है ना वो सेंटर पॉइंट बन जाता है, समझ में आ गया। तो अगर आप 3-4 पे खड़े हो, आपकी एक्स एक्सिस इज द मिरर, रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस हो रहा है, आपका ऑब्जेक्ट है 3-4। अब थोड़ा सा इसको रट्टे मारने वाली बात में देख लेना, एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्शन हो रही है, एक्स एक्सिस में एक्स चेंज नहीं होता, वाई अपना साइन चेंज कर लेता है, तो रिफ्लेक्शन में 3-4 बन जाएगा 3-4। दैट मीन्स इफ एक्स वाई इज अ पॉइंट और रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस में है, तो हमेशा जो रिफ्लेक्शन है वो क्या बनकर आएगा, एक्स चेंज नहीं होगा, वाई अपना साइन चेंज कर लेगा, क्योंकि एक्स डोमिनेंट हो गया। एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन है ना, तो एक्स कहता मैं क्यों चेंज करूं, वाई को चेंज करूं, है ना। ये मेरा इलाका हो गया, मैंने चेंज नहीं करना। नाउ दिस इज एक्स, तो एक्स विल नॉट चेंज, वाई विल चेंज, क्योंकि रिफ्लेक्शन मिरर जो है वो एक्स एक्सिस पे प्लेस्ड है। वैसे भी इसका प्रॉपर कॉन्सेप्ट जो है या समझने वाली बात ये है कि जो मिरर है वो हमेशा सेंटर पॉइंट है, जितना मिरर से आगे उतना ही मिरर के बैक साइड पर। समझ में आ गया। अब ऐसे ही अगर आपका मिरर है वाई एक्सिस, तो अब क्या होगा, पॉइंट एक्स वाई है ना। तो अब हमारा वाई एक्सिस पे रिफ्लेक्शन है, अब किसका इलाका आ गया, वाई का, तो क्या चेंज नहीं होगा, वाई। किसको चेंज करना है, एक्स को, तो वो क्या बन जाएगा, -x y, दिस इज माय रिफ्लेक्शन। क्लियर हो गया। तो आपको दो तरह की रिफ्लेक्शन ही आएगी, एक और मतलब एक आएगी एक्स एक्सिस और एक आएगी वाई एक्सिस, और एक होता है ओरिजिन। लिखो, नेक्स्ट है मिरर इज ओरिजिन। इसके अलावा और नहीं कोई आनी चाहिए, उसके लिए फिर पूरा सीखना पड़ता है हमें, ठीक है। मिरर इज ओरिजिन आपने ना यहाँ पर प्लेस किया है, तो अगर यही पॉइंट 3-4 था, देखो कहाँ रिफ्लेक्शन जाएगी अब इसकी, बिल्कुल ऑपोजिट वाले क्वाड्रेंट। तो अगर एक्स वाई है, दोनों के साइन चेंज होंगे, क्योंकि ना वो एक्स का इलाका रहा ना वाई का रहा, दोनों ही चेंज हो जाएंगे, -x -y। द ओनली वे टू रिमेंबर इज एक्स में एक्स चेंज नहीं होता, वाई में वाई चेंज नहीं होता, ओरिजिन में दोनों चेंज हो जाते। तो अगर पॉइंट है 3-4, रिफ्लेक्शन हो रही है एक्स एक्सिस में, तो रिफ्लेक्शन का पॉइंट क्या बन जाएगा, 3, वाई को चेंज करना है 4, पॉइंट इज -4 एंड -9, एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन हो रही है, तो क्या बन जाएगा, -4 एंड +9, एक्स को चेंज नहीं करना। इसी को अगर आपने वाई एक्सिस में करना है तो क्या बन जाएगा, 4 -9। समझ में आ गया, सिंपल सा टॉपिक है, एक्स में एक्स चेंज नहीं होगा, वाई में वाई चेंज नहीं होगा, ओरिजिन में दोनों ही चेंज हो जाएंगे। क्लियर हो गया, दिस इज वाई मिरर इमेज। इसके अलावा जो डाउट्स है, धृति? यस मैम। इसके अलावा कोई डाउट? नो मैम। रॉन्स फॉर्मूला में एग्जांपल 4। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी मैम, हेरॉन्स फॉर्मूला में जो 12.2 से पहले जो भी एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल 4, 5, 6, मैम वो करनी है? डिलीटेड है वैसे। ठीक है मैम। एग्जाम्पल 4 भी तो है, क्योंकि उसमें जो ट्रायंगल्स बनकर ही हो रहे हैं ना, उसमें क्वाड्रेटर तो कोई नहीं बना एग्जाम्पल 4 में। यस मैम। कि दो ट्रायंगुलर फील्ड्स है उसको हाफ किया है आपने, है ना। और प्लस ये इसलिए भी डिलीटेड है क्योंकि
आपका पिछला चैप्टर 9 डिलीट हो चुका है। चैप्टर 9 में होता है कि इफ यू ड्रॉ मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल, है ना, तो वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, दो इक्वल एरियाज में डिवाइड करता है। इसी चीज में यूज हुआ है, बस कर लो। एग्जाम्पल 4 देखो, चलो सॉल्व। माय एग्जाम्पल 4 पेज 203, जहां पर भी हिरॉन्स फॉर्मूला में क्वाड्रिलेटरल आ गया ना, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, वो डिलीटेड है। लेकिन ये वाला क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें ट्रायंगल बनते हैं। फिर आपने ट्रायंगल को आया कि अनियन और पोटैटोज में दो इक्वल पार्ट्स करने हैं हमने, है ना, ये कहा था, आधा आधा ग्रो पोटैटोज एंड अनियंस, and she divided the field by joining the midpoint of longest side to the opposite vertex and grew in one potatoes in one and onions in other. तो ये जो चीज है ना, by joining the midpoint of the longest side to the opposite vertex, ये चैप्टर 9 में कवर होती है और वो डिलीट कर चुके हैं। चलो लिखो, she has a triangular field of side 240, 200 and 360 where she grew wheat. In another triangular field 240, 320, 400 के साथ adjacent to the previous field, तो ये वाली साइड आएगी। तो एक है हमारे पास 320 और एक है 400। She wanted to grow potatoes and onions, तो यहाँ पर जो उसका फार्मिंग है, this is potatoes and onions. She divided the field in two parts. इस वाले field को उसने divide किया है two parts में by joining the midpoint of the longest side to the opposite vertex. तो इस लाइन को हम बोलते हैं मीडियन, और मीडियन ट्रायंगल को दो इक्वल एरियाज में डिवाइड करता है। ये आप ट्रायंगल्स वाले चैप्टर में भी करोगे, और जो एरियाज ऑफ चैप्टर 9 होता है, एरियाज ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स एंड ट्रायंगल्स, वो डिलीट हो चुका है, उसमें भी ये चीज करते थे। तो इस वजह से जब आपको वो डिलीट कर दिया है, तो शायद ये क्वेश्चन फिर वो कॉन्सेप्ट वाइज कहे कि नहीं डाल सकते, क्योंकि आपको सिखाया ही नहीं हुआ। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, दोनों ट्रायंगल्स के एरिया निकाल लिए यूजिंग हेरोन फॉर्मूला। एरिया अलॉटेड टू व्हीट विच इज एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ये आप सानवी निकाल सकते हो हेरोन फॉर्मूला यूज करके। ठीक है, एस निकालोगे 360 प्लस 240 प्लस 200 डिवाइड बाय 2, 600 प्लस 400 प्लस 200 डिवाइड बाय 2, 400 हो गया एस। फिर तुमने एरिया निकाल लिया 400, 400 माइनस 360, 400 माइनस 240, 400 माइनस 200, ये पूरा स्क्वायर रूट में है और ये सारे मल्टीप्लाई हो। ठीक हो गया। अब हमारा ये वाला ट्रायंगल आ गया, तो इसको मैं ए बी डी और ये ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी निकाल लेंगे। इसको दो पार्ट्स में करेंगे। पोटैटोज के लिए हम क्या लिखेंगे, हाफ ट्रायंगल ए बी डी, और अनियंस के लिए भी क्या हो जाएगा, हाफ ट्रायंगल ए। समझ में आ गया? चलो और बताओ, उसको इतनी नींद आ रही है ना, वो तो यहीं पे सो जाए। He's yawning consistently, वो yawn कर रहा है ऐसे। अच्छा और बताओ, इसमें कोई और डाउट्स? कल हेरोन फॉर्मूला और कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट में एब्सिसा ऑर्डिनेट सब आते हैं, है ना? चलो एक तो आपको लाइंस जब मैं करवाऊंगी ना कोऑर्डिनेट, मैंने कब कराए, जाओ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जब मैं आपको करवाऊंगी ना, तो उसमें आती है डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, है ना, तो वो उसमें प्रॉपरली करवाऊंगी, क्योंकि आपको तब देखना तब हम लाइंस की इक्वेशन भी करते हैं साथ, इसलिए मैंने वो चीज नहीं करवाई थी। अभी तो आपको इतना याद रखना है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस आता है, ये नहीं आता? आता है? हाँ ये नहीं आता, यही पूछ रही थी। हाँ क्या हो गया? टॉफी ले लो बच्चे, ये ले लो।
देखो पॉइंट है, लेट मी से -4 3, तुम -4 3 पर खड़े हो. I ask you what is your distance from x-axis? Do you stop? What is your distance from x-axis and what is your distance from y-axis? तुम यहाँ इस पॉइंट पे खड़े हो, तुम्हें x पर आना है, तुम कितना चल कर आओ? y पे जाना है, कितना चल कर जाओगी? -4 नहीं लिखते डिस्टेंस में, we always take it plus, so distance from y-axis will be 4. So distance from x-axis is 3 units and distance from y-axis is 4 units. ये होता है distance from, distance of a point from x-axis, y-axis. एक होता है distance along, ठीक है? Along में तुम यहां खड़ी हो 4 along x-axis, 4 units. Along y-axis 3. From नहीं देख रहे, from में उल्टा हो जाता है, ठीक है? From में if you are standing at this point, from मतलब तुम यहाँ पर जाओगे तो 3 होगा, along जाओगे तो तुम्हें 4 चलना. समझ में आ गया इतना? नहीं आ सकता क्योंकि तुम्हें उसके लिए 10th में जाना पड़ेगा और 10th में डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स जब पढ़ोगे तब है, ठीक है? हाँ, ऐसा हो सकता है एक पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पर, लेट मी से 6 0, और एक पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पर -4 0. नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स. बिल्कुल ठीक है. -4 पे खड़े हो, 6 पर आना है, लिफ्ट है, -4 पे खड़े हो, 6 पे जाना है, तो कितनी फ्लोर्स कवर होंगी? 10. ठीक है? योर माइनस इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जस्ट शोज योर पोजीशन, नॉट द एक्चुअल वैल्यू. ये सिर्फ आपकी पोजीशन को शो करता है, आप लेफ्ट साइड पे खड़े हो ओरिजिन, राइट? तो आपका इनका डिस्टेंस आ जाएगा 10 यूनिट्स. या फिर ये पूछ सकते हैं, अब पॉइंट यहाँ पर है 0 4 and now they ask you what is the distance between these 2 points. For this you need to know your राइट एंगल ट्राइंगल हो गया. तो अब आप क्या लगाओगे? पाइथागोरस थ्योरम कि ये डिस्टेंस 6 है, ये 4 है, दिस विल बी 6 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का अंडर. समझ में आ गया इतना? बाकी एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट यहाँ हम नहीं कर सकते, आपको नहीं आया. इतना क्लियर हो गया? इसके अलावा कोई डाउट? कल टेस्ट है आपका. लॉन्गेस्ट साइड वाला, जिसको जाना है वो बाकी जा सकते हैं. आपने इसका एरिया निकाला ट्रायंगल एबीसी का. लेट मी से द एरिया इज 100 स्क्वायर यूनिट्स. ठीक है? अब मुझे निकालना है लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड. लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड इज ऑलवेज ड्रॉन टू द शॉर्टेस्ट साइड. हमेशा वैसा वर्सा होता है. शॉर्टेस्ट ऑल्टीट्यूड किसको जाएगा? लॉन्गेस्ट साइड. छोड़ दो उसको, आपने जाना है तो आप जाओ, मैं आपको सच में कह रही हूँ, छोड़ दो इसको. मेरी फीस भी ड्यू है. हाँ, रोज ही तुम्हारी फीस भी ड्यू है. शॉर्टेस्ट ऑल्टीट्यूड इज टू द लॉन्गेस्ट साइड हमेशा. ठीक है? तो इसमें हम करेंगे क्या? आपको एरिया दे दिया 100, आप लोगे एरिया इज इक्वल टू हाफ. फिर आपको ऑल्टीट्यूड निकालना है ना, तो वो आपका मिसिंग फिगर होगा. यहाँ पर आप लगाओगे तीनों नंबर्स में से सबसे छोटा वाला नंबर. स्टॉप शॉर्टेस्ट साइड. इतना क्लियर हो गया? अगर मुझे एरिया दिया हुआ है हाफ इंटू लॉन्गेस्ट साइड, ये हो जाएगा लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड इंटू शॉर्टेस्ट ऑल्टीट्यूड. अगर नहीं लॉन्ग वाली निकालनी है, लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड निकालना है, तो साइड शॉर्टेस्ट हो जाएगी. लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड, हाँ ये देखना यहाँ पे लिखा है. अगर मैंने लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड निकालना है तो साइड शॉर्ट हो जाएगी, और अगर मैंने शॉर्टेस्ट ऑल्टीट्यूड निकालना है तो साइड लॉन्ग, सबसे बड़ी वाली साइड. वो तो एग्जाम्पल वाले तो डालूंगी सारे.
एग्जाम्पलर तो करके ही आना, उसके अलावा तो कुछ है भी नहीं कोऑर्डिनेट में, ठीक है। आपका पेपर भी पूरा एग्जाम्पलर से ही था, एब्सिस्सा माइनस ऑर्डिनेट सारे एग्जाम्पलर के क्वेश्चन ही थे।